नमस्कार। मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, साचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। आज हम बीए भाग तृतीय के पाठ्यक्रम में राधा कृष्णन आयोग से संबंधित चर्चा करेंगे। राधा कृष्ण आयोग क्या था, राधा कृष्ण आयोग किस बारे में बनाया गया और इसमें किन नियमों या विधाओं को बनाने के लिए सिफारिशें की गई। तो देखिए, अपन सबसे पहले ये जानते हैं कि राधा कृष्ण आयोग जो है उसकी संरचना 1948-49 में हुई। नवंबर 1948 में सरकार ने डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देनी थी और जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा पर केवल रिपोर्ट ही नहीं देनी थी, उस शिक्षा के अंदर, शिक्षा व्यवस्था के अंदर जो जो सुधार किए जाने थे उनकी रिपोर्ट देनी थी, नियम बनाने थे और जो प्राचीन व्यवस्था चल रही थी उसमें सुधार क्या होंगे उसमें भी किए जाने थे। 1949 में जो रिपोर्ट बनी, उस रिपोर्ट में क्या क्या मुख्य सिफारिशें थी वह निम्न प्रकार है। पहला जो प्रश्न बनाया गया, पहला जो विषय वस्तु डाली गई इस समिति में, वह यह थी कि विश्वविद्यालय से पहले 12 वर्ष की पढ़ाई सुनिश्चित करनी होगी। कक्षा प्रथम से लेकर कक्षा 12th तक, यानी कि 12 वर्ष अध्ययन करने के बाद में विद्यार्थी उच्च शिक्षा में प्रवृत्त होगा, उच्च शिक्षा में दीक्षित होगा, उच्च शिक्षा उसकी प्रारंभ होगी। पहला ये नियम या पहला ये विधान बनाया गया। अब दूसरी चीज जो की गई, विश्वविद्यालयों में परीक्षा के दिनों के अतिरिक्त कम से कम 180 दिन पढ़ाई होनी चाहिए। 11-11 सप्ताहों के 3 सत्रों में इनका विभाजन किया जाना चाहिए। यह न्यूनतम अध्ययन का समय निश्चित किया गया और इस अध्ययन के नियमन के बाद ही वह सत्र पूरा होगा। ऐसा विधान इस आयोग के द्वारा अपनी सिफारिश में रखा गया। तीसरा जो कि सबसे महत्वपूर्ण था, उच्च शिक्षा के 3 मुख्य उद्देश्य होंगे: सामान्य शिक्षा, संस्कारी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। राधाकृष्णन आयोग ने माना कि शिक्षा केवल एक ही वस्तु न होकर के व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक विकास के क्रम में एक क्रमबद्ध सीढ़ी होनी चाहिए। उन्होंने कहा सामान्य शिक्षा होनी आवश्यक है, उन्होंने कहा संस्कारी शिक्षा होनी अति आवश्यक है, और तीसरा व्यावसायिक शिक्षा। अगर शिक्षा के माध्यम से अगर वो कोई व्यवसाय नहीं कर पाता है तो उस शिक्षा का भी कोई औचित्य नहीं है। यह तीनों प्रकार की शिक्षाएं इस शिक्षण व्यवस्था में होनी चाहिए। चौथा उन्होंने बिंदु बनाया कि स्नातकीय उपाधि के लिए 3 वर्ष लगते हैं, अतएव यह वांछनीय है कि सभी वर्षों के कार्य को हम एक परीक्षा से ही विवेचना करेंगे। यथासंभव भिन्न भिन्न विषयों की भिन्न भिन्न स्तरों पर परीक्षा हो, अलग अलग स्तर पर अलग अलग परीक्षा का मापदंड बनाया जाए और उस मापदंड के अनुरूप ही परीक्षाएं ली जाए। उनमें किसी भी प्रकार की समानता की स्थिति ना हो, जैसी पात्रता की आवश्यकता है उसी के अनुरूप परीक्षाएं निर्धारित की जाए। अब जो सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ पर पद सृजित किए गए थे, वह पद थे प्रशासनिक सेवाओं के। तो इनके द्वारा इसमें सिफारिश की गई कि प्रशासनिक पद की
न्यूनतम अर्हता जो है वह स्नातक होगी। आईएएस, आरएएस या जो भी जिस भी राज्य में राज्य स्तरीय अधिकारी की जो पदों का सृजन है वह जिस भी नाम से किया जाता है उसका न्यूनतम अध्ययन क्षेत्र स्नातक होना चाहिए। तो यह भी एक मुख्य उसमें विधान बनाया गया कि प्रशासनिक सेवाओं के लिए स्नातक वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट जो इनके द्वारा दिया गया कि सभी विश्वविद्यालयों के स्तर पर एक समान व्यवस्था लागू की जाए और शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाए। यानी कि शिक्षा जो है वह पूरे देश में एक समान हो और उसकी व्यवस्था जो है वह समवर्ती सूची में हो। नेक्स्ट जो प्रावधान बनाया गया कि विश्वविद्यालय के जो भी अध्यापक हैं उनकी वेतन वृद्धि के लिए एक नियमित व्यवस्था की जाए और नियमित अंतराल के बाद में उनका आंकलन करते हुए उनकी वेतन वृद्धि की जाए। शिक्षा, शिक्षार्थी और शिक्षक तीनों के विषय जो भी थे वह इस आयोग के द्वारा सम्मिलित किए गए। इन सारी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए उनके द्वारा सिफारिश की गई कि एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया जाए जो विश्वविद्यालय के जितने भी शिक्षित क्षेत्र हैं उनकी देखरेख करे, उनकी व्यवस्थाओं को आंकलित करे और उसमें जब जब जो भी सुधार की आवश्यकता हो उन सुधारों की सिफारिश करे और इसके लिए सरकार के द्वारा उसे पूर्ण फंड दिया जाए। यह विधान इसमें बनाया गया। तो ये मूलभूत सिफारिशें थी जो राधाकृष्णन आयोग के द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए दी गई और इन्हीं राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन हुआ 1953 में। उसे संसद में एक अधिनियम के माध्यम से स्वायत्तपूर्ण परिनियत पद दे दिया गया, स्तरों को निश्चित कर दिया गया और यह भी माना गया कि सरकार का उत्तरदायित्व है इसको विधिवत चलाना और इसके लिए जितनी भी आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता होगी वह भी सरकार के द्वारा की जाएगी। यानी कि यह सरकार के अधीन न होते हुए भी इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व सरकार का होगा, चाहे इसकी आर्थिक व्यवस्था करनी हो, चाहे इसे किसी और प्रकार के संरक्षण की आवश्यकता हो तो वह भी सरकार के द्वारा इसे प्रदान की जाएगी। और इसी के आधार पर जब से 1953 ईस्वी से यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बना, उसी के अधीन लगभग उन्हीं व्यवस्थाओं और उन्हीं व्यवस्थाओं के अधीन यह सारा का सारा कार्य देश के अंदर उच्च शिक्षा के लिए सतत रूप से कार्य कर रहा है और इसी के अधीन सारी संरचनाएं की जाती है, चाहे वह विषयों का पाठ्यक्रम हो, चाहे नए विषयों का सृजन हो, नए नए विभागों की स्थापना हो, शिक्षा की नई नीति का आंकलन हो, उसका प्रचार प्रसार हो, उसके अनुरूप शिक्षा नीति लागू करने की व्यवस्था हो, शिक्षक हितों की चर्चा हो, शिक्षकों के वेतन वृद्धि के आयोग बैठने की बात हो, सारी की सारी। और उसके आगे बढ़ करके शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी शोध संस्थान हैं उन शोध संस्थानों को जितना भी राजस्व की आवश्यकता हो, अर्थव्यवस्था की आवश्यकता हो, वह सारी आर्थिक आपूर्ति भी
इसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा की जाएगी। अभी भी जो वर्तमान में नेट और जेआरएफ की परीक्षाओं का आयोजन हो और उसके बाद में जितनी भी उनको उच्च शिक्षा के लिए धन की आवश्यकता होती है, उस धन की आपूर्ति भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा ही की जाती है। तो यह जो 1948-49 में जो आयोग बना, उस आयोग की 1949 में जो सिफारिशें रखी गई, उन सिफारिशों के आधार पर 1953 में संसद में एक अधिनियम पारित करते हुए जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया गया, उस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधीन ही पूरे देश के अंदर उच्च शिक्षा की व्यवस्था को नियत और सतत व्यवस्था के अधीन चलाया जा रहा है और वह व्यवस्थाएं वर्तमान में संपूर्ण हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था को अपने अनुरूप संचालित कर रही है। धन्यवाद।